Hello everyone, welcome back to the Aspirant Invincible YouTube channel. So we are going to study our next topic from the mains 365 polity, specifically for the mains 2024 examinations. So before I start the lecture video, as I do always, so I request you to please do like, share and subscribe the Aspirant Invincible YouTube channel. और ये तो टेलीग्राम चैनल है, ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बनाया गया है. सारा का सारा स्टडी मटेरियल, कंटेंट, मॉडल आंसर्स यू कैन गेट हियर एंड एज वेल एज द पीडीएफ्स. एंड दिस टेलीग्राम चैनल इज स्पेसिफिक फॉर द PSIR डेडिकेटेड ग्रुप. सो PSIR मॉडल आंसर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा सीरीज स्टार्ट हो जाएगा. आज से ही हम स्टार्ट करेंगे अपना PSIR ऑप्शनल का तैयारी. थैंक यू सो मच. स्टार्ट करते हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे द एंटी डिफेक्शन लॉ. So what is anti-defection law, and it is very important. Why it is very important? It is always in the context, in the current context में होता ही होता है एंटी डिफेक्शन लॉ. सिंपल हुआ क्या है, अभी रिसेंटली महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर ने जितनी भी पेटिशंस थी डिस्क्वालिफिकेशंस के लिए, MLAs को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, कुछ ऐसे पेटिशंस थी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, उनको सबको डिसमिस कर दिया है महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर ने. नाउ हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ एंड व्हाट इज़ द नीड, व्हाट आर द लूप होल्स, व्हाट आर द रिफॉर्म्स वी नीडेड इन दिस पर्टिकुलर लॉ. नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द एंटी डिफेक्शन लॉ. एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? सिंपल है, एक कानून है जहाँ डिफेक्शन को मना किया जाता है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना चाहिए कि डिफेक्शन होता क्या है. तो सिंपल आसान भाषा में आपको समझाऊँ कि मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट आज है. अगर कांग्रेस क्या करती है, बीजेपी के 100 MPs को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, या फिर किसी भी विधानसभा स्टेट की गवर्नमेंट को गिराने के लिए MLAs को खरीद लेती है, तो बीजेपी से जो MP MLA कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, ठीक है, और ये हार जाएंगे. दैट इज़ अ डिफेक्शन. सिंपल है कि बीजेपी के टिकट से जीत कर आए नेता किसी और दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर लें और सरकार गिरा दें. दैट इज़ डिफेक्शन, और हॉर्स ट्रेडिंग इसे बोलते हैं. तो हुआ क्या, तो लीगली हमें आंसर राइटिंग में लिखने के लिए हमारे लिए होना चाहिए कुछ लैंग्वेज. सो सिंपल, एंटी डिफेक्शन लॉ इज़ नथिंग बट एज अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट इलेक्टेड MPs एंड स्टेट MLAs और स्टेट लेजिस्लेटर्स फ्रॉम स्विचिंग पॉलिटिकल पार्टीज और वोटिंग अगेंस्ट द पार्टी डायरेक्टिव्स आफ्टर देयर इलेक्शन. सो ना तो वो अपनी पार्टी को चेंज कर पाएँ, ना ही पार्टी जिस पार्टी के टिकट पर जीत कर आए हैं उसके अगेंस्ट वो वोट भी ना कर पाएँ. इसे बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ. अब ये इनेक्ट कब हुआ था? 1985 में 10th शेड्यूल के अंदर इसे बोलते भी हैं. इट इनेक्टेड एज अ 1985. सो इट वाज टेक्निकली इट वाज नॉट अ लॉ, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय 10th शेड्यूल. सिंपल है, राजीव गांधी गवर्नमेंट ये लाई थी. अब एंटी डिफेक्शन आपने समझ लिया कि एंटी डिफेक्शन है क्या? दल बदलू कानून भी इसे बोलते हैं, कि एक पार्टी से अगर दूसरी पार्टी में जाएगा MP MLAs और गवर्नमेंट इससे गिर जाएगी, क्योंकि बीजेपी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाएगी और कांग्रेस को मेजॉरिटी मिल जाएगी या फिर किसी और दूसरी पार्टी को. तो हमें एंटी डिफेक्शन लॉ की ज़रूरत थी. 1985 में 10th शेड्यूल में इसको लाया गया. सिंपल है. तो 10th शेड्यूल आपसे पूछ लिया जा सकता है, UPSC 10th शेड्यूल से क्वेश्चन पूछती है, या फिर एंटी डिफेक्शन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है. इंटरनेशनल सिनेरियो की अगर मैं बात करूं कि अमंग कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है वहाँ पर 23 नेशंस हैं जहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ कानून हैं, प्रेवलेंट है. UK पार्लियामेंट में क्या है? UK पार्लियामेंट में देयर इज़ अ फ्री टू क्रॉस ओवर अदर साइड विदाउट बीइंग डॉन्टेड बाय द डिफेक्शन और एनी डिस्क्वालिफिकेशन. सो UK में और ब्रिटेन में आप किसी भी समय अपनी पार्टी को चेंज कर सकते हो. UK पार्लियामेंट में सिंपल ये है. US, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में क्या कन्वेंशन है? US, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी सेम है कि आप कभी भी अपनी पार्टी को, साइड को स्विच कर सकते हो और कभी भी अपनी पार्टी को चेंज कर सकते हो. आप इलेक्टेड है, कोई बात नहीं, आप अपनी पार्टी को चेंज कर सकते हो. देयर इज़ अ नो डिफेक्शन लॉ इन दीज कंट्रीज़. नाउ अब जब यहाँ देशों में नहीं है, यहाँ पर भी तो डेमोक्रेसी है, देन इंडियन डेमोक्रेसी में एंटी डिफेक्शन लॉ की ज़रूरत क्यों है? सो दीज आर द पॉइंट्स. That is why we need anti-defection law in India. First of all, it facilitates democratic realignment of parties in legislatures, mergers of the party. Simple क्या है? तो merger एक provision है law में कि if 2/3 member of the
पार्टी आर एग्री फॉर द मर्जर, मान लीजिए 2/3 मेंबर और इलेक्टेड एमपीज ऑफ बीजेपी, आज जितने भी बीजेपी के एमपीज हैं, तो बीजेपी के जितने भी एमपीज 2/3 मेजॉरिटी में आ जाएं और आज खड़े होकर बोल रहे हैं कि हमें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी है, इस केस में, इस सिनेरियो में उन पर डिफेक्शन लॉ कानून अप्लाई नहीं होगा और ना ही वो डिफेक्शन में डिस्क्वालीफाई होंगे, वो एमपी बने रहेंगे और कांग्रेस में पार्टी में सम्मिलित भी हो जाएंगे। सिंपल है। सो दिस इज़ द वन फैसिलिटी, इट फैसिलिटेट डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट। डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट होना चाहिए, मतलब मेजॉरिटी बेसिस पर डिसीजन होना चाहिए। एक बंदा नहीं कि 10 करोड़ उसने ले लिया और बीजेपी को छोड़ के वो कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी बेसिस पर डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज इट प्रिवेंट नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कैसे? अब जो बीजेपी से पार्टी जो एमपी गया है कांग्रेस में ज्वाइन हुआ है, तो वो डिस्क्वालीफाई तो हो जाएगा अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। अब वो डिस्क्वालीफाई होगा तो उसकी सीट को फिर भरने के लिए फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कराएगा। इरेगुलर इलेक्शन होने से वहाँ पे पैसे खर्च होंगे, तो ऐसा ना हो इसलिए क्या क्या एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया है। नेक्स्ट इज टू एंश्योर द लॉयल्टी ऑफ द मेंबर्स टू द पॉलिटिकल पार्टी एंड इट्स पॉलिसीज़। तो क्योंकि आपने मेजॉरिटी ऑफ अगर ऑन ग्राउंड रियलिटी हम देखते हैं कि बीजेपी को जिसने भी गवर्नमेंट में वोट किया है, बीजेपी गवर्नमेंट को वोट दिया है, तो वो उन्होंने पॉलिसीज़ को वोट दिया है, पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है। रेयर केसेस में नेता को वोट जाता है, एक्सेप्ट कि वहाँ पे मोदी जैसे नेता ना हो। ठीक है, 10% मान लीजिए 10% लोग सिर्फ और सिर्फ लीडर को वोट देते हैं, 90% वोट पार्टी को जाता है। तो मान लीजिए कि अगर आपने बीजेपी की बेसिस पे जिताया, लेकिन मैं कल के दिन बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन कर लेता हूँ, तो ये आपके साथ गलत नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टी के साथ गलत नहीं होगा। इसको एंश्योर करने के लिए, लॉयल्टी एंश्योर करने के लिए मेंबर्स की हमें एंटी डिफेक्शन लॉ चाहिए कि अगर मैं ऐसा करता हूँ, अगर ये गलत करता हूँ कि मैं बीजेपी छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन करूँगा, या फिर जिस पार्टी से मुझे टिकट मिला था उसको मैंने छोड़ के किसी और पार्टी को ज्वाइन किया, तो मेरी मेंबरशिप क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई। मेरा मेंबरशिप क्या हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, डर लगेगा मुझे करने से। दैट इज़ वाई वी नीड एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट इज टू अपहोल्ड द विल ऑफ द पीपल। सेम थिंग, तो लोगों ने जनमत दिया था कि आप इस पार्टी में हो, इस पार्टी की सरकार बननी चाहिए, लेकिन कल के दिन आपने क्या किया? किसी और पार्टी में सम्मिलित होकर किसी और पार्टी की सरकार बना ली। दैट इज़ नॉट गुड एंड अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी which is again the will of the people. Next is it provide greater political stability by checking propensity of legislators to change the parties, है ना। एक greater political stability मिलती है क्योंकि बार बार, है ना, जो MP MLAs हैं वो अपनी पार्टी को चेंज नहीं करेंगे तो जो गवर्नमेंट बनी है अनावश्यक अननेसेसरी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नहीं आएगी, बार बार सरकारें नहीं बदलेंगी। सिंपल है, कोएलिशन बनाएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर एक वहाँ जाएगा। तो हिस्ट्री आपको पढ़ना ज़रूरी है, मॉडर्न हिस्ट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में आप देखोगे कि एक ही दिन में 2 से 3 पार्टी चेंज की हैं लोगों ने। आया राम गया राम एक सिस्टम है, NCERT में आप पढ़ोगे वहाँ पे। नेक्स्ट इज़ वाई एंटी डिफेक्शन लॉ नीड्स ओवरहॉल। तो हमें एक फिर से रिव्यू करने की ज़रूरत क्यों है, क्यों क्रिटिसिज्म होता है एंटी डिफेक्शन का, और क्या हमें इसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है तो क्यों है। वाई वी नीड अ रिफॉर्म्स इन एंटी डिफेक्शन लॉ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ एब्सोल्यूट पावर टू प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। मतलब जो भी डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन होगा वो स्पीकर के हाथ में रहेगा। दैट इज़ वाई वी नीड अ ओवरऑल रिफॉर्म्स। अनेबल टू कर्ब द इनस्टेबिलिटी। अच्छा, एंटी डिफेक्शन लॉ आने के बाद में क्या लोगों ने दल बदलना, चेंज, हॉर्स ट्रेडिंग बंद कर दिया? क्या पैसे में लोग अपने वोट नहीं सेल करते हैं? लोकसभा में, राज्यसभा में MP MLAs अपने वोट को नहीं बेच देते हैं? ऐसा नहीं हुआ है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट इनस्टेबिलिटी महाराष्ट्र में हुआ था, MP में हुआ था, गवर्नमेंट गिरा दी गई थी 2019 में। एक्सपल्सन डज नॉट अट्रैक्ट द डिस्क्वालिफिकेशन। एक्सपल्सन का मतलब क्या है कि एंटी डिफेक्शन लॉ में वॉलंटरी डिफेक्शन माना गया है। मतलब अगर मैं अपनी खुद की मर्जी से पार्टी छोड़ता हूँ तब मेरा डिफेक्शन लगेगा, लेकिन अगर पार्टी मुझे निकाल दे तो मुझ पर डिफेक्शन नहीं लगेगा। तो एक खामियां भी हैं, लूप होल्स हैं। नेक्स्ट इज देयर इज़ अ नो लायबिलिटी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स MLA MPs पर है।
ओनली पनिशेज दी लेजिस्लेटर्स फॉर स्विचिंग दी पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टी की कोई लाइबिलिटी नहीं है कि आपने ऐसा क्या किया, नहीं किया, स्विच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, इस तरीके से। दैन देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द मर्जर प्रोविज़न। मर्जर प्रोविज़न क्या कहता है, 2/3 मेजॉरिटी अगर आ जाए तो वहाँ पे नंबर को प्रेफरेंस हमने दिया है 2/3। अगर मान लीजिए गलत भी तो हो सकते हैं लोग, 2/3 लोग ही गलत हैं, इन्होंने पैसे ले लिए और अपने वोट को सेल कर दिया, तो यहाँ पे एंटी डिफेक्शन नहीं लग पाएगा बिकॉज हमने नंबर को प्रायोरिटी दी है। बट हमें ज़रूरत क्या है, हमें रीज़न को प्रायोरिटी देना चाहिए, क्वालिटी वाइज जाना चाहिए कि कारण क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड डिफेक्शन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रैदर इन द नंबर ऑफ द मेंबर्स गोइंग टू फॉर द डिफेक्शन। नेक्स्ट इज़ टू अपहोल्ड द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को अपहोल्ड करने के लिए भी ज़रूरी है। अब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब क्या है, एंटी डिफेक्शन रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच। अच्छा, जो पार्टी ने बोल दिया वही आप बोलोगे, ठीक है, क्या इसलिए आप पार्लियामेंट में जाना चाह रहे हो कि जनता की आवाज़ बन के जाना चाह रहे हो? तो एंटी डिफेक्शन लॉ ने कहीं ना कहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को अपनी पॉलिटिकल पार्टी लाइन में ही रहने के लिए बाउंड कर दिया है। डेट इज़ अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। तो एक फैक्टर यहाँ पर भी आता है कि कहीं ना कहीं डिफेक्शन हमें कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई नहीं करना है, इस कानून को किस केस में डिस्क्वालीफाई करेंगे, किस क्वालीफाई नहीं करेंगे, किस में, ये डिफ़ाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देख लेते हैं, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो आए हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए। फर्स्ट इज़ कि होतो हालवान केस में 1992 में आया था, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्पीकर का डिसीजन कुछ भी हो उसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। द डिसीजन ऑफ स्पीकर अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ इज़ ओपन फॉर द जुडिशियल रिव्यू। सिंपल है, तो स्पीकर मनमाने तरीके से डिस्क्वालीफाई नहीं कर देगा कि मान लीजिए कि एमपी ने, बीजेपी के एमपी ने खड़े होकर अगर कुछ बोल दिया तो एंटी डिफेक्शन लगा के उसको निष्कासित कर दिया, या कांग्रेस की पार्टी को बाहर कर देना है। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। जुडिशियल रिव्यू होगा, क्या वो वैलिड था, रीजनेबल था स्पीकर डिसीजन, नहीं तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज़ रिसेंट केस है 2019 और 2020 का केस है, किसम मेघा चंद्र सिंह और स्पीकर ऑफ एमपी के बीच में हुआ था, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी डिसीज़न होगा स्पीकर का, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, उसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में लेना ही पड़ेगा। अगर आपने 2-3 महीने के अंदर नहीं दिया, एक फिक्स टाइम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 3 साल से एंटी डिफेक्शन का पेटिशन डली हुई थी और कोई भी डिसीजन नहीं आ रहा था, पेंडिंग में था 3 सालों से। सोच रहे हो आप, 3 सालों से उस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया स्पीकर ने। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला, केसम मेघा चंद्र सिंह केस 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक टाइम बाउंड मैनर होना चाहिए और फिक्स टाइम के अंदर अंदर डिसीजन आना ही चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी द रिफॉर्म और व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस फॉर दिस प्रॉब्लम और दिस इशू, इफ देयर इज एन इशू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिफाइन द डिफेक्शन। व्हाट इज डिफेक्शन? जहाँ पे हमें एक इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर्स के लिए एक्सेप्शंस क्लॉज छोड़ने पड़ेंगे ताकि वो लोगों की आवाज़ बन के पार्लियामेंट में बोल सकें, विधानसभा में बोल सकें। सो वी नीड टू डिफाइन द डिफेक्शंस, वेयर अप्लाई, वेयर नॉट अप्लाई। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग द recommendations of second ARC, the decision for disqualifications of members under the anti-defection law must be decided by president or governor on the aid and advice of the election commission of India। तो सेकेंड ARC ने बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एडवाइस होना चाहिए और डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होना चाहिए, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, ना कि स्पीकर। स्पीकर से क्या हो जाएगा आप बोलोगे, बिकॉज स्पीकर हैव स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अफेक्शंस विद द पॉलिटिकल पार्टी। तो आज अगर ओम बिरला जी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं और स्पीकर बने हुए हैं तो वो बीजेपी की तरफदारी करेंगे। देयर इज़ अ मैक्सिमम चांसेस ऑफ बायसनेस। नेक्स्ट इज़ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। जब इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होगी तो देयर विल बी मोर एक्सेप्टेंस फॉर द डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियंस, और पार्टी अपने आप में ही सुधार कर लेगी और एक किसी भी MP MLA को अपनी पार्टी छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी का क्या होगा इन्वॉल्वमेंट, इस जैसा कि अभी एक स्कैम हुआ था इन केस ऑफ क्वारी स्कैम में हेल्प इन कर्बिंग द हॉर्स ट्रेडिंग ऑफ द लेजिस्लेटर। सो एथिक्स कमेटी को जो हॉर्स ट्रेडिंग है, एथिक्स है ना, जो MP MLAs हैं उनकी ड्यूटीज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में बताना ज़रूरी है ताकि वो अपने पावर का, प्रिविलेजेस का मिसयूज़ ना करें। एथिक्स कमेटी का इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट, टू ब्रिंग द मोर
क्लैरिटी लाना ज़रूरी है। क्लैरिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो वॉलेंट्री गिविंग अप मेंबरशिप है टू अवॉइड एनी कन्फ्यूज़न। सो जो वॉलेंट्री गिविंग अप का मतलब क्या है, लॉ मस्ट एक्सप्लिसिटली सेट आउट व्हाट इट मीन्स बाय वॉलेंट्री गिविंग अप। तो वॉलेंट्री गिविंग अप का एक एक्सेप्शन है कि जब आप वॉलेंट्री अपनी मर्जी से पार्टी की जो विप होता है उसके अगेंस्ट जाते हो, आपकी मर्जी थी, आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दिया, तो इस केस में ही डिफेक्शन लगता है। तो इसका मतलब क्या है उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि वॉलेंट्री गिविंग अप का मतलब क्या है, टू अवॉइड एनी कन्फ्यूज़न, क्योंकि डिफाइन नहीं है और स्पीकर इन केस में फ़ायदा लेते हैं और जो मेजॉरिटी पार्टी है उसको फेवर करती है, अपोजिशन पार्टी को डिसफेवर करती है, डिसएडवांटेज में चली जाती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ। और आई होप आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। और कोई भी अगर आपको इशू है, डाउट है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें, हम यहाँ पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एस्पिरेंट यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल टू शो योर सपोर्ट फॉर माई एफर्ट। थैंक यू सो मच, लव यू और टेक केयर।